हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। स्टॉक मार्केट के डेली और वीकली एनालिसिस में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं मार्केट से बिल्कुल टच में नहीं था बिकॉज हम लोग महाकुंभ घूमने गए हुए थे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ महाकुंभ के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। कुंभ कुल 4 तरीके के होते हैं। एक होता है कुंभ जो कि हर 4 साल में एक बार आता है। फिर आता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल में एक बार आता है। फिर आता है पूर्ण कुंभ जो हर 12 साल में एक बार आता है। और फाइनली महाकुंभ जो हर 144 ईयर्स में एक बार आता है। और इस बार जो चल रहा है वो महाकुंभ चल रहा है। कुंभ जाने से पहले मेरी कुछ क्वेरीज थी और डाउट्स थे कि मैं अगर नोएडा से प्रयागराज बाई रोड जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए। बट जब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे और गूगल में सर्च मारा तो मेरे को किसी भी क्वेरी का प्रॉपर आंसर नहीं मिला। इसलिए मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं जब नोएडा से प्रयागराज बाई रोड गया था तो वहाँ पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पर मेरे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मेरे साथ कौन कौन गया था और मेरे आइटिनरी क्या थी, टाइम कितना लगा, हाईवे कैसा था और वहाँ पर टोटल टोल कितना लगा। फिर देखेंगे कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है कुंभ की, जो मीडिया दिखा रहा है या फिर जो आप मीडिया में देख रहे हो वो ग्राउंड रियलिटी है या फिर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए वहाँ पर जाना सेफ है कि नहीं। और फाइनली बेस्ट टाइम क्या है कुंभ जाने का। ये मेरा ट्रैवल के ऊपर पहला वीडियो है, सो कुछ भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं कि मेरे साथ कौन कौन गया और मेरी आइटिनरी क्या थी। मेरे साथ मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा गया। मैं और वाइफ अप्रॉक्सीमेटली 40 साल की उम्र और मेरा बेटा 11 से 12 साल की उम्र। हम तीनों लोग महाकुंभ विजिट करने गए थे। हम लोग 30 जनवरी को नोएडा से कानपुर के लिए निकले और कानपुर में स्टे किया। कानपुर मेरा होम टाउन है तो हमने वहाँ पर स्टे किया। 31 जनवरी को हम लोग कानपुर से प्रयागराज गए और हमने सेम डे अप डाउन किया, मतलब मॉर्निंग में गए और शाम को वापस। और 1 फरवरी को हम लोग कानपुर से नोएडा वापस। तो हम लोग टोटल 3 दिन में 30 जनवरी को नोएडा से कानपुर, कानपुर में स्टे, 31 जनवरी को कानपुर से प्रयागराज अप डाउन और 1 फरवरी को कानपुर से नोएडा वापस। हम लोग 3 दिन में महाकुंभ विजिट करके वापस आ गए। अब देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा, हाईवे कैसा था और टोटल टोल कितना लगा। हम लोग नोएडा से कानपुर के लिए निकले थे 30 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास और करीब 7 घंटे में 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर में हमने वहाँ पर आराम से 3-4 घंटे का रेस्ट किया और हम लोग 31 जनवरी को कानपुर से सुबह 1 बजे यानी रात में 1 बजे के आसपास कानपुर से निकले। और हाईवे बहुत ज़बरदस्त था, हमारे को हाईवे में कोई भी दिक्कत नहीं आई। हाईवे में आराम से आप चल सकते हो, जैसे चाहो वैसे फुल स्पीड में जाकर। वहाँ की 100 की स्पीड लिमिट थी और हम लोग 97 की क्रूज़ पे चल रहे थे। इनफैक्ट हाईवे इतना अच्छा था कि मेरा बेटा तो वहाँ पर आराम से कंबल डाल के पूरे रास्ते सोता हुआ गया है। कानपुर से प्रयागराज अप्रॉक्सीमेटली 208 किलोमीटर है और वहाँ पर हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगे थे। सिर्फ एक दिक्कत आती है, जब हाईवे में आप ऑपोजिट साइड से लोग आते हैं तो वो लोग हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं, जिस वजह से आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है या फिर इम्प्रेशन पड़ता है और आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। हाईवे की मैक्सिमम स्पीड थी 100 की, हमने 97 में क्रूज़ लगाया और आराम से हम लोग 96-97 की स्पीड में चलते रहे। रास्ते का करीब 70-80% हम लोग सिर्फ क्रूज़ में चले हैं। यहाँ पर आपको मेरा हाई बीम दिखा रहा होगा, बट उस समय मैं डिपर मार रहा था जिस वजह से आपको यहाँ पर हाई बीम दिखा रहा होगा, बट नॉर्मली मैं लो बीम में ही गाड़ी चलाता हूँ। तो कानपुर से प्रयागराज का हाईवे बहुत अच्छा था, हमने वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया और आप आराम से विदाउट ओवर स्पीडिंग करे भी 4 घंटे में कानपुर से प्रयागराज बड़े आराम से पहुँच सकते हो। बस आखिरी में करीब 13 किलोमीटर पहले इतना डेंस फॉग था कि आपको आगे की जानी हुई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। हम लोग भी आखिरी में जब इतना डेंस फॉग था तो हम लोग ने स्पीड धीरे कर ली थी और किसी और गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगाकर आराम से धीरे धीरे चलते रहे। हम लोग यहाँ पर करीब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और जब हम लोग कानपुर से चले थे तब यहाँ पर दिखा रहा था अराइवल टाइम 5:06। बट अब जब तक हम लोग ने आराम से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 4:30 बजे तक हम लोग का अब टाइम दिखा रहा था, मतलब हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा रिकवर कर लिया था आराम से चलते हुए विदाउट ओवर स्पीडिंग। फॉग से निकलते हुए हम लोग धीरे धीरे करते हुए हम लोग करीब 5 बजे तक पार्किंग पे पहुँचे। 5 बजे गाड़ी पार्क करी और उसके बाद 6 बजे तक हम लोग संगम घाट पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने आराम से डुबकी मारी और अगर आप देखो तो वहाँ पर ऐसी कोई भीड़ नहीं है कि आपकी मारा मारी हो, धक्का मुक्की हो, कि आपको वहाँ पर जल्दी जल्दी डुबकी मारो और बाहर आओ। मेरा बेटा तो 15-20 मिनट डुबकी मारता रहा और उसके बाद वो बाहर आया। आप उसकी शक्ल से देख सकते हो, उसकी हवा निकल चुकी है। पानी बहुत ठंडा था। अगर आप पहली बार डुबकी मारोगे तो आपको वहाँ पानी ठंडा लगेगा, उसके बाद 2-3 मिनट बाद आदत पड़ जाएगी और अच्छा लगने लग जाएगा। वहाँ पर हमने मज़े में डुबकी मारी और 15-20 मिनट एंजॉय किया और फिर हम लोग वहाँ से वापस के लिए निकल पड़े। तो टोटल 4 घंटे लगे कानपुर से प्रयागराज पहुँचने में
और हाईवे बहुत अच्छा था। अब देखते हैं कि टोटल टोल कितना लगा। नोएडा से कानपुर का टोल लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये और कानपुर से प्रयागराज का अप डाउन का टोल लगता है करीब 450 रुपये। तो नोएडा से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से वापस कानपुर और कानपुर से नोएडा, तो टोटल करीब 2500 रुपये का आपका टोल लगेगा अगर आप नोएडा से प्रयागराज जाते हो वाया कानपुर। तो अब देखते हैं कि कुंभ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो आप मीडिया में देख रहे हो वो है या फिर कुछ और है। अगर आप देखो वहाँ पर कई सारे लोगों ने या फिर आपने कई सारे मीडिया हाउसेज में, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि 10 किलोमीटर पहले या 20 किलोमीटर पहले पार्किंग हो जाती है और आपको वहाँ पर वॉक करके जाना पड़ता है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत भगदड़ मची हुई है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। 40 किलोमीटर पहले एक डाइवर्जन था जहाँ से आपकी गाड़ी घुमा दी जाएगी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको राइट साइड में नहीं जाना, आपको लेफ्ट साइड की तरफ से जाना है। वहाँ पर भी जब आप जाओगे तो वहाँ पर हाईवे बहुत अच्छा है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आगे जाओ और प्रॉपर गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए जाओ तो आपको पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा। मेरे को वहाँ पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला और हम लोग आराम से चलते हुए करीब 4 बजे तक फॉग वाली लोकेशन तक पहुँच गए थे जहाँ पर फॉग था और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। 10 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी क्योंकि 29 तारीख को जब अमृत स्नान था तो वहाँ पर भगदड़ मची थी, जिस वजह से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रिकॉशनरी बेसिस पे आपको आगे नहीं जाने दे रहे थे, वहाँ पर गाड़ी रोक रहे थे सो दैट थर्ड को जब दोबारा अमृत स्नान है तो वहाँ पर सेम सिचुएशन ना आए। और गवर्नमेंट के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। इनफैक्ट पुलिस और जो बीएसएफ के जवान थे वो सारे लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के थे और काफ़ी हेल्प कर रहे थे। हमने कई लोगों से रास्ते भी पूछे बिकॉज वहाँ से हम लोगों को नहीं पता चल पा रहा था कि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि वहाँ से अखाड़े जाने का रास्ता क्या है, और उन्होंने बड़े अच्छे से हेल्प करी। उन्होंने हमको गाइड भी किया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा लगा। संगम घाट जो कि मेन घाट है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप गाड़ी पार्क करते हो 10 किलोमीटर पहले तो आप एग्जिट की तरफ गाड़ी पार्क करिएगा इंस्टेड ऑफ एंट्री की तरफ, क्योंकि जब वापस आओगे आप तब आपको एग्जिट की तरफ गाड़ी मिलेगी और जो एंट्री वाला जाम होगा आपको वो पूरा जाम नहीं निकालना पड़ेगा। जाम एज इन कि जब पार्किंग होती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे होंगे तो शायद आपको पार्किंग के एग्जिट में निकलते समय जाम मिले। हमने एटलीस्ट जब पार्किंग करी थी तो हमने वापस यू टर्न लेकर जो हमारी एग्जिट थी या फिर उस पार्किंग की एग्जिट थी उसके आसपास पार्किंग करी थी। आप यहाँ पर देखो तो मैंने अपनी मैं किया कैरेंस से गया था, वहाँ पर हमने पार्क करी थी और पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं थी, लाइटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग सुबह 5 बजे के आसपास पहुँचे थे जब वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी थी जिस वजह से हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब 10 किलोमीटर पहले गाड़ी तो पार्क कर दी तो क्या अब आगे पैदल जाना है। गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे आपको वहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको चुंगी तक छोड़ देंगे। चुंगी एक चौराहा है जिसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद संगम घाट तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो पार्किंग से 100 मीटर की दूरी पे आपको बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपसे 50 रुपये पर पर्सन लेंगे। वो 5 सीटर का बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा होता है। तो हमने तो पूरा रिक्शा कर लिया था, 250 रुपये दिए उसको और उसने हमको चुंगी तक छोड़ दिया। पार्किंग से चुंगी करीब 7, 7.5 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। पार्किंग से चुंगी के बाद आप चुंगी में उतरोगे और वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। चुंगी से संगम घाट करीब 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है। वहाँ से आपको हमें सुबह सुबह कोई भी कन्वेंस नहीं मिला था, लेकिन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो जो रेडी वाले होते हैं जिनकी रेडी में आगे साइकिल लगी होती है वो लोग वहाँ पर लोगों को अपनी रेडी के पीछे गद्दा बिछाकर या फिर दरी बिछाकर बिठाकर वहाँ पर छोड़ रहे थे। इस टाइप की रेडी मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। हमें सुबह सुबह 5, 5:30 बजे ऐसी कोई रेडी नहीं मिली थी। वो सब लोकलाइट्स थे जो अंदर चुंगी से लेकर घाट तक वो चला रहे थे लोकल लेवल पे। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो 10 किलोमीटर पहले पार्किंग हो जाएगी। आपको पार्किंग में 10 किलोमीटर चलना नहीं है। पार्किंग से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे आपको बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको चुंगी चौराहे तक छोड़ देंगे। चुंगी से आप संगम घाट तक पैदल जा सकते हो। 2-2.5 किलोमीटर को बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पर आराम से चल सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको शायद ये वाले टाइप के रेडी रिक्शा वाले भी मिल जाएंगे जो आपको वहाँ तक घाट तक छोड़ देंगे। बट अगर आप किसी आस्था वाली जगह गए हो तो 2-2.5 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वापसी में भी सेम संगम घाट से चुंगी तक पैदल वॉकिंग करते हुए और चुंगी से पार्किंग आपको फिर से बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मिल जाएंगे और पार्किंग से गाड़ी उठाओ, एग्जिट में गाड़ी लगी हुई है और खट्ट से वापस कानपुर के लिए। तो अब यहाँ तक हो गया कि मेरे साथ कौन कौन गया था, कितने लोग गए थे, मेरी आइटिनरी क्या थी, टोटल टाइम कितना लगा कानपुर से प्रयागराज पहुँचने का, हाईवे कैसा था, टोटल टोल कितना लगा और कुंभ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो आप मीडिया में देख रहे हो वो
या फिर जो मैंने गया था, मेरा एक्सपीरियंस था वो। अब देखते हैं कि कुंभ एल्डरली या फिर बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। कुंभ मेरे ख्याल से बुजुर्ग लोग अगर वो 2-2.5 किलोमीटर चल सकते हैं तो वहाँ पर वो जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आपको ये रेहड़ी वाले मिल जाए यहाँ वहाँ पर चुंगी से लेकर घाट तक, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को, अगर आपके बच्चे 4 साल के 5 साल के हैं और आप उनको आराम से गोदी में उठा सकते हो या फिर वो 2-2.5 किलोमीटर चल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर ले जाना चाहिए। मेरा 4 साल का बेटा है, मैं उसको नहीं ले गया था और मेरे को उसका अफसोस है, क्योंकि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स या फिर रिपोर्ट्स ने इतना डरा दिया था कि वहाँ पर इतनी मारामारी है, इतनी भीड़ है, वहाँ पर सेफ्टी से जाना चाहिए। इसलिए मैं सेफ्टी के बेसिस पे अपने 4 साल के बच्चे को नहीं ले गया था। लेकिन मेरे को उस चीज़ का अफसोस है, बिकॉज ये महाकुंभ है और ये 144 ईयर्स में एक बार आता है। ये हमारी लाइफ में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी लाइफ में आ गया, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ में भी आ गया। लेकिन आपके बच्चों की लाइफ में या फिर आपके बच्चों के बच्चों की लाइफ में ये दोबारा नहीं आने वाला है। तो अगर आप जा सकते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप विज़िट करिए और ज़रूर जाइए। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो डुबकी मारना तो सिर्फ एक डुबकी मारना है, लेकिन जो वहाँ का माहौल है वो इतना अच्छा माहौल है कि आपको वहाँ पर बहुत एनर्जी सी फील होगी। बुजुर्ग लोगों को भी अगर वो जा सकते हैं तो जाएं, और ज़रूर जाएं। मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा था और उनको बहुत पीछे पड़ के मैंने कहा था कि चलो, लेकिन उनको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं गए। अदरवाइज़ मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप चलो प्लीज़ मेरे साथ, हम लोग देखेंगे जो भी होगा। ज़्यादा हुआ तो आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे, लेकिन चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो आप जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी जाएं। इनफैक्ट महाकुंभ एक बार आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए सेफ़ है, अगर आप प्रिकॉशन लेके जाते हो तो। मैंने एटलीस्ट वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत फ़ेस नहीं करी कि बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो रही हो या फिर बच्चों को परेशानी हो रही हो। हाँ, आखिरी के 2-2.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है, वो आपको वॉक करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी लोकल कन्वेंस नहीं मिला वहाँ पर तो, जो कि चांसेस कम है। अब आप देखो, ये वहाँ का लोकल वीडियो है जो मैंने बनाया था जब मैं कुंभ विज़िट किया था। ये मैं लैंड की साइड का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चेंज भी कर रहे थे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप स्नान की जगह देखो तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आप आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि 2 डुबकी से ज़्यादा कोई नहीं लगाएगा, लेकिन वहाँ पर लोग आराम से नहा रहे थे। अब देखते हैं कि कुंभ विज़िट करने का बेस्ट टाइम क्या है। 3 अमृत स्नान ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला अमृत स्नान है कल, यानी 3 फरवरी को, उसके बाद है 12 फरवरी को, और फाइनली 3rd अमृत स्नान जो बचा है इसके बाद, वो है 26 फरवरी को, जिस दिन कुंभ का आखिरी दिन है। 3rd से, यानी अमृत स्नान से 2 दिन पहले अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इशू हो सकता है या फिर दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ तब गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिकॉशनरी बेसिस पे काफ़ी सारे मेजर्स उठाएगी। तो 3rd को या फिर 1st, 2nd, 3rd को आप मत जाओ। 4th को भी मत जाओ, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वापस जा रहे होंगे। ऐसे ही 12th को भी, अब 10th, 11th, 12th मत जाओ, 14th मत जाओ, लेकिन 15th से जा सकते हो। तो आप 5th से लेकर 9th मिडनाइट तक आप जा सकते हो, तब आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। वैसे ही आप 14 से लेकर 24th तक या 23rd तक जा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। आप चाहो तो अमृत स्नान वाला दिन अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज़ उस दिन एनीवेज़ भीड़ होने के चांसेस हैं। मेरे को पूरे ट्रिप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मैं आपको शेयर करूं कि हाँ ये दिक्कत है, वहाँ पर वो दिक्कत है। 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी गई थी और हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी थे कि 10 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी जाएगी, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी इतना वीडियोस देखे थे। वहाँ पर डर हमें था कि हो सकता है हमें इतना पैदल चलना पड़ेगा, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी थे। लेकिन वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखो तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मेरे को महाकुंभ विज़िट करने में मेरे को अफ़सोस हुआ हो, लेकिन वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होप आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ इस वीडियो में एड्रेस हुई होंगी। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ट्रैवल के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है। मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट के ऊपर अपने वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, डेली और वीकली एनालिसिस के। और मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिए, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कुंभ ज़रूर विज़िट करिएगा और आपको वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन, जय श्री राम एंड जय हिंद।